राना साहब, ये सेनेटर उमर फ़ारूक साहब हैं, एएनपी के हैं और पीपल्स पार्टी से मुतालिक भी उन्होंने बात की। क्या नून लीग जो फरवरी में इंतखाबात पर रजामंद है, ये किसी कमिटमेंट के नतीजे में है? और क्या इसी वजह से जो मौजूदा सियासी हालात में आपका रावी चैन लिख रहा है? जी फैसल साहब, जो शाह साहब ने बातें की हैं, मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा उन्होंने तर्जिया पेश किया है जो मौजूदा हालात हैं। लेकिन बाकी जो बातें आप कह रहे हैं कि कुछ एएनपी के सेनेटर साहब की बात आपने उनके कोई ये जो बयान है सुनाया है, और दूसरा जो पीपल्स पार्टी के कुछ या दूसरी कुछ जमातें बात कर रही हैं, तो मैं इसको इस नज़र से आप देखें कि इलेक्शन की आमद है और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने सब ने इलेक्शन लड़ना है। क्योंकि इस वक्त पीटीआई जो है उसका जो वजूद है वो तितर बितर हुआ है, या वो इस तरह नहीं एग्जिस्ट कर रही जिस तरह के वो 9 मई से पहले थी। तो अब वो इतनी बड़ी थ्रेट, पॉलिटिकल थ्रेट नहीं रही पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो नेचुरली जो ये इत्तेहाद बना था, अलायंस की गवर्नमेंट थी उधर इत्तेहादियों की, वो पीटीआई के ख़िलाफ़ सारे मिल के उसको हाउस किया हमने अदम एतमाद में, और उसमें जो कॉमन फैक्टर था यही था कि उससे जान छुड़ाई जाए और मुल्क को भी नुकसान पहुँचा रहा है। अब क्योंकि वो इतना बड़ा थ्रेट नहीं रहा, तो नेचुरली एक लॉ ऑफ नेचर है कि फिर वो चीज़ें जो इकट्ठी होती हैं एक ख़ास पॉइंट पे वो बिखरना शुरू होती हैं। और वो अभी इलेक्शन भी हैं, और इलेक्शन के मद्देनज़र रखते हुए अपने अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए स्टेटमेंटें और अपना एक स्टांस ले रहे हैं। हम राना साहब माज़रत के साथ, ये तो काबिल फ़हम बात है कि पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ हों, लेकिन टारगेट नून लीग को किया जा रहा है। ज़रदारी साहब ने कहा आज कि मैंने तो 6 महीने पहले कहा था शहबाज शरीफ साहब से कि चीनी आप इंपोर्ट कर लें, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उसकी वजह से ये बहरान आ रहा है। शाजिया मरी बोलें या कोई ताज हैदर साहब बोलें, वो नून लीग, एएनपी अगर बोलती है वो नून लीग के ख़िलाफ़, मैंगल साहब बोलते हैं वो नून लीग के ख़िलाफ़। नून लीग को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो आपस में तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करते। फिर मैं कहूँगा कि ये भी एक कानून कुदरत है या फितरत का एक निज़ाम है कि जो पीटीआई के बाद सबसे जो थ्रेट है या सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है या लोगों के दिलों के करीब पार्टी है, वो पीएमएलएन है। पीटीआई के बाद राना साहब, पीटीआई के बाद आप ये मान रहे हैं? जी। अब उसकी एक लंबी हिस्ट्री है डिलीवरेंस की, परफॉर्मेंस की, पीएमएलएन की खिदमत की। वो लंबी फिर टाइम लंबा हो जाएगा कि जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिस तरह लोगों को उनका एक दौर, सुनहरी दौर गिना जाते हैं जो पिछले दौर थे। तो वो नेचुरली एक लोगों के करीब है पीटीआई के बाद कि ये बड़ी पार्टी है और इसको वोट मिलेंगे, लिहाजा उसको ही इन्होंने टेक ऑन करना है, ताकि आप समझिए ये पॉलिटिकल एक मूव है उनकी। अच्छा। बाकी रहा कि शहबाज साहब की पॉलिसीज़ की बात, वो देखिए बंदा वो होता है थोड़ा सा, मैं समझता हूँ एक प्रिंसिपल्ड आदमी, जो एक गवर्नमेंट बनी और वहाँ पे कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सारे सबको लेनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि जितने पीपीपी के मिनिस्टर थे, इंक्लूडिंग शरीफ रहमान, शाजिया मरी साहबा, नवीद कमर साहबा, बस है, सारे के सारे जितने मैं सबके नाम लूँ, वो प्रेजिंग शहबाज साहब लाइक एनीथिंग। शायद वो बिलावल की या भुट्टो की इतनी तारीफ ना करते, मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा। वो कहता है जी कि येट टू सी ए प्राइम मिनिस्टर लाइक शहबाज साहब। अच्छा। तो शहबाज साहब इज आउट क्लास, मतलब क्लास करते थे इनको, सारे प्राइम मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस को बकौल होने की। जी। बहरहाल इसको तो नहीं, ये राना साहब खुशामद का नतीजा था जो वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म असम्बली में खड़े होकर पीपल्स पार्टी से नवीद कमर मांग रहे थे कि ये हमें दे दें। नहीं, नवीद कमर का देखें जी, बात यह है कि मैं भी कहूँगा मेरा दोस्त है, बड़ा पुराना दोस्त है, बड़े हम इकट्ठे रहे हैं। मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी है कि वो बड़ा स्टडी करता है चीज़ों को, और जो भी मामलात इशू होते थे उन पे काफ़ी उसकी इनपुट होती थी और कंट्रीब्यूट करता था। मैंने अगले दिन शहबाज साहब से बात की थी कि कैबिनेट मीटिंग में
एक दो वजीर ऐसे थे पीपल्स पार्टी के चेहरे पे, वो कहते राणा साहब बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। तो ये बात ऐसी नहीं है कि कोई इसलिए मांगा था नवीद कमर को। नवीद कमर एक मेहनती आदमी है और उस पर वो काम करता रहा इसमें, और पार्लियामेंटेरियन, अच्छा पार्लियामेंटेरियन है। तो ये जो बातें हो रही हैं मैं समझता हूँ इस तरह मुनासिब नहीं। ब्लेम गेम, अब मैं कहूँ कि जी चीनी की बात है भाई, अगर आप कहते थे कि जी जरदारी साहब आपने कहा था, मुझे तो नहीं पता, ये तो शहबाज साहब बता सकते हैं कहा था या नहीं कहा था, वो काउंटर शुरू हो जाएगा, काउंटर एलिगेशंस। लेकिन बात यह है कि क्या नवीद कमर के पास तो कॉमर्स, उनके पास थी तिजारत की मिनिस्ट्री, मूव जहाँ से हुई समरी, आपको पता है समरी का तो ये होता है कि मिनिस्टर ऑथोराइज टू मूव दिस समरी, और हम पढ़ते हैं उसके साइन करते हैं, हर चीज़ पे हमारे मिनिस्टर्स के साइन होते हैं जब समरी जाने से पहले। तो वो ईसीसी में गई और ईसीसी में जब मिनिस्टर उसको पेश करता है तो वहाँ पे उसका केस अपना एक्सप्लेन भी करता है और कन्विंसिंगली करता है कि ये इस पर सूरत हाल है। उसमें यही बात होती थी कि सरप्लस है चीनी तो इसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। नेचुरली हमारे पास एक किस्म का स्कैर्सिटी समझ लें या एक हमें डॉलर्स की जो कमी थी वो थी, और एक्सपोर्ट हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट हो ताकि डॉलर का इनफ्लो जो है ज़रा थोड़ा बढ़ जाए। तो ये उसके तहत अगर उसको एक्सपोर्ट किया इनके कहने पे, इनकी समरी के मुताबिक सरप्लस है। लेकिन आज भी मैं समझता हूँ अगर आज भी चीज़ों को असल में कोई चीज़ को उस गहराई से नहीं देखते। क्या वजह हुई जब डार साहब ने कहा कि जी हमने पटरी पर मुल्क को चढ़ा दिया है, IMF का स्टैंड बाई प्रोग्राम ले लिया है, डॉलर को मुस्तहकम कर दिया है, 14 अरब डॉलर के हमारे रिज़र्व हो गए हैं। जो ही हुकूमत आपकी ख़त्म होती है डॉलर बेकाबू हो जाता है, चीनी बेकाबू हो जाती है, बिजली बेकाबू हो जाती है, एक शोर मचता है, पूरी कौम, आप ख़ुद समझते हैं हल्के के आदमी हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है, किस तरह के बिल आ रहे हैं। तो ये जो हुकूमत आई है ये उसकी नाअहली है या जो आपने कुछ रोका हुआ था कि अगली हुकूमत भुगतेगी उसका नतीजा है, उस पॉलिसी का नतीजा है? नहीं, हमने शाह साहब कभी भी कारपेट के नीचे नहीं चीज़ों को डाला। हमने बड़े, शहबाज साहब ने बड़े हार्ड किस्म के डिसीजन लिए हैं, बड़े अनपॉपुलर डिसीजन लिए हैं इकोनॉमी के लिए, और उस जगह पहुंचाया जहाँ पे हम कहते थे हम उस खतरे से बाहर आ गए। लेकिन मैं अगर बात करूं तो अच्छा नहीं लगता कि हमने लास्ट डेज पे, आपको पता है कि पेट्रोल हमने बढ़ाया था जाने से पहले। 9 तारीख को हम गए तो हमने तो पहली तारीख को उसका पेट्रोल बढ़ा दिया था। तो उस वक्त भी ये बात हुई थी जब जा ही रहे थे तो इसकी जरूरत क्या थी, जो क्रिटिसिज्म हम पे आया। लेकिन हमने कभी भी जो डिसीजन लेने थे वो डिसीजन लेते रहे, और डार साहब ने कोई, उनकी मैनेजमेंट बहुत बेहतर थी। ये देखें जी, बात करनी चाहिए, कोई अप्रिसिएशन देनी चाहिए जिस बंदे को तो मिलनी चाहिए। अब जो केयर टेकर है, मैं इस सेटअप के खिलाफ हूँ। इस आर्टिकल, जिन लोगों ने ये आइन में डाली हुई चीजें, मैं कुछ नहीं कह सकता कि इस वक्त मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये फ्रैक्चर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। गए बगैर ऐसी अमेंडमेंट्स आई हैं जो अमेंडमेंट्स एक दूसरे के साथ रबत नहीं है। लेट्स से कि जब प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व हुई तो उनका ये नहीं समझ आ रही थी कि क्या एक दिन पे इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने हैं और केयर टेकर्स के तहत, या इस पीस मील में होने हैं। और अभी भी 90 का और ये सेंसस वाला मसला शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों का सलूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको देना चाहिए था। विजडम तो ये होती है। अब केयर टेकर का देखें, दुनिया में कौन सा मुल्क है जो एक बांग्लादेश में था वहाँ खत्म हो गई, जहाँ केयर टेकर होते हैं। अल्लाह के वास्ते ये केयर टेकर तो अब लाया कि हम इस काबिल नहीं है कि न्यूट्रल और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा सके। कैबिनेट अगर वही पुरानी कंटिन्यू करे तो। लेकिन हुआ क्या, कौन सा इलेक्शन है जो केयर टेकर के तहत फेयर एंड फ्री हुआ है? मुझे बताएं 2018 के हुए। तो जब ये केयर टेकर आके ज्यादा इलेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं तो वो कैबिनेट ही अगर कंटिन्यू करे लाइक अदर कंट्रीज, और वो केयर टेकर में चली जाए, डे टू डे पे चली जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा होता है, और इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। इंडिया में है, बरतानिया में है, सारी दुनिया में है, और इवन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी हारते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट हारता है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हारते हैं दुनिया में जी। तो मैं समझता हूँ कि ये हम अजीबोगरीब मंतक ले आए कि हमारी कौम में है ही नहीं सकत।
ये तो अपनी दाढ़ी किसी नहीं की और क्या नहीं सर आगे नहीं, हम लेकिन ये सारा कुछ सियासतदानों ने, सियासी हुकूमतों ने खुद किया है ना, केयर टेकर का बिल्कुल। तस्वुर देखें ना, मैं तो खुद ये किया कह रहा है। हूँ। अगर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन खुद करा दें तो उसके बाद तो किसी को एतराज़ नहीं होगा कि निजी निगरान हुकूमत है। देखें ना, आप जाते जाते आपने कई सौ अरब के तरक्याती फंड्स दे दिए जाने वाले MNAs को, सेनेटर्स को, MPAs को, तो वो तो जाहिर बात है इसकी वजह से लोगों को शोर मचाने के ये जा रहे हैं, और ये फंड्स इसलिए दे रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकें, इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकें। नहीं, अच्छा सब कुछ चीज़ों को किसी एंगल से देखा जाता है। यहाँ हमारी कौम में बहुत ज़रा क्रिटिक, एक बाई नेचर हम क्रिटिक हैं जी। लेकिन मैं बताऊं, जब ये गवर्नमेंट आई है, पहले तो मैं उसका जवाब दे दूं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, आप मुझे बताएं जब PTI की गवर्नमेंट फेडरल लेवल पे थी और प्रोविंशियल लेवल पे भी थी, जब 2018 के बाद KPK में इलेक्शन हुए, वो हारे, दोनों ऊपर नीचे इनकी हुकूमतें थी। सही। यहाँ हमजा साहब के टाइम पे ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट थी, नीचे भी थी, हम सारे MPA की सीटें हार गए। ये खुदा के लिए इस कंसेप्ट को क्लियर करें कि कोई मैनिपुलेट करता है। रहा फंड वाला मसला, जब हमारी गवर्नमेंट आई है 16 महीने की, तो उस वक्त सारे MNAs कह रहे थे कि जी हम तबाह हो गए हैं 4 साल, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इधर है नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग वहाँ गलियां नालियां वो बनाए, हम पे प्रेशर है, लोग कहते हैं आपकी हुकूमत आ गई है, आप हमें आप गली नाली वगैरह करके दें। तो उस साल, पहले साल उन्होंने 50-50 करोड़ रुपया दिया, कि क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा थी कि वो कहते जी हो नहीं सकता, वो चेक करवाए ना सारे लोगों के। जो दूसरे जो अभी दूसरी आई है, ये जो बातें कर रहे हैं जी 1-1 बिलियन का दे दिया, मैंने जुगनू मौसम का भी सुना है, खुदा के लिए क्या बातें करते हैं। 25-25 करोड़ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला। अभी वो 75 की बात है, लेकिन ये मिला है 2 सालों के दरमियान। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों को जहाँ दूसरी जरूरियात है, ये भी जरूरी है। किसी के गली के आगे 1-1 फुट पानी खड़ा हुआ है और वहां कुछ हो ही नहीं रहा, और MNA MPA जो है वो बेबसी का आलम है और गालियां खा रहे हैं।